Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. Okay, so as you know that हम लोगों ने CSIR नेट का एक ऑनलाइन कोर्स चलाया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर जिसमें हम लोग CSIR नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे और इसी प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों ने MSc लेवल तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 33 लिया हुआ था, ठीक है, और STR का पार्ट 3 था वो। अब ये लेक्चर नंबर 34 है, ठीक है, 33 नहीं है हमारे पास। अब जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 34 रहेगा। और आज के लेक्चर में हम लोग CSIR नेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो सोल्व करेंगे। और ये लगभग पार्ट 4 आप लोग मान लीजिए, इसको पार्ट 4 ले सकते हो या फिर सॉल्यूशन ऑफ CSIR नेट पार्ट 1 भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो CSIR नेट में आए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो हम लोगों ने कवर किया हुआ था। ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड थे। नाउ अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं CSIR नेट के। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे मैं आपको लिख दूं। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो जून 2012 में आया था, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा जून 2012 का है वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको नाम दे रहा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, टू इवेंट्स सेपरेटेड बाय टू इवेंट्स separated by separated by a separated by a spatial। स्पेशल का मतलब ये होता है जो स्पेस के करस्पॉन्डिंग हो, मतलब जो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड हो, कोऑर्डिनेट पर डिपेंड हो। स्पेशल जैसे एक्स वाई जेड पर डिपेंड हो। स्पेशल डिस्टेंस 9 मल्टीप्लाई विथ 10⁹ मीटर, है ना, आर साइमल्टेनियसली in simultaneous in one inertial frame, in one inertial frame। देखो ये जो भी इवेंट हम लेंगे ना वो इनर्शियल फ्रेम में ही लेंगे। जो हम लोगों ने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए थे वो इनर्शियल फ्रेम में ही थे, ठीक है, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। द टाइम इंटरवल जो हम लोग मानते हैं ना एस और एस डैश फ्रेम, वो सब इनर्शियल फ्रेम होते हैं। द टाइम इंटरवल between these two events, between these two events in a frame moving with a constant velocity, in a frame moving with a constant velocity, 0.8 c, मतलब कि आपका फ्रेम मूव कर रहा है 0.8 c वेलोसिटी से। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको स्मॉल v दिया हुआ है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, ठीक है ना। इज मतलब आपको टाइम पूछा हुआ है, उन दोनों इंटरवल के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा। और इसके जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया हुआ है वो है 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड। और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0 सेकेंड। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के लग गया होगा कि ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है ना। और स्पेशियल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उनके कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस आपको दी हुई है। और आपको क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है
द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू इवेंट्स, है ना। और इन दोनों इवेंट्स में आपको टाइम इंटरवल यहाँ पे निकलवाया गया है। इन अ फ्रेम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, किस फ्रेम में निकाला गया है? इन अ फ्रेम, इन अ फ्रेम मतलब उस फ्रेम में निकाला गया है जो 0.8 सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ नहीं करना आपको, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके पास में। देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है x1 माइनस का, इसने दिया हुआ है x1 माइनस x2, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिया हुआ है x1 माइनस x2 दिया हुआ है। अब ये इसको आप मोड में लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है, तो क्योंकि नेगेटिव में तो ये आएगा नहीं, टाइम कभी नेगेटिव में आता नहीं है। तो इसको अगर आप x2 माइनस x1 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको दिया हुआ है, इतना आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे बेसिकली दीज टू इवेंट्स इन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब आपको ये पूछा हुआ है कि t2 डैश माइनस t1 डैश या फिर t1 डैश माइनस t2 डैश, ये आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि आपको उस इनर्शियल फ्रेम में निकालना है जो फ्रेम 0.8 सी से मूव कर रही है। इसका मतलब मूविंग फ्रेम में आपको टाइम इंटरवल निकालना है, मूविंग फ्रेम में आपको निकालना है टाइम इंटरवल। तो हम लोग जानते हैं टी डैश बराबर क्या होता है, गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, है ना। तो T1 के लिए x1 हो जाएगा और T2 के लिए x2 हो जाएगा। तो T2 डैश माइनस T1 डैश अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, T1 डैश माइनस का T2 डैश अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा हमारे पास गामा, ठीक है। और T2 माइनस T1 माइनस का प्लस लिख दो V अपॉन सी स्क्वायर x1 माइनस x2, बस कुछ नहीं करना, इसको से प्लस कर देना है। T2 की जगह यहाँ पे लिख देना, देखो ऑब्वियस सी बात है T2 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा T2 माइनस V अपॉन सी स्क्वायर x2, और T1 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा T1 माइनस V अपॉन सी स्क्वायर और x1। इन दोनों को ही मैंने माइनस करके और यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। और इसको सोल्व करेंगे हम लोग। अब इसने लिखा हुआ है टू इवेंट साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, जस्ट एक के बाद एक हुआ है। इसका मतलब एक के बाद एक हुआ है, तो एस फ्रेम में अगर हम देखें, मतलब कि मूविंग फ्रेम की जगह स्टेबल फ्रेम में देखें, तो इनमें बीच में ज्यादा गैप नहीं है, मतलब एक इवेंट हुआ और उसके जस्ट बाद दूसरा इवेंट हुआ, साइमल्टेनियसली हुआ। इसका मतलब इनमें ज्यादा गैप नहीं आया। तो एस फ्रेम से या फिर स्टेबल फ्रेम से हमने जब देखा, तो स्टेबल फ्रेम में उनमें डिस्टेंस कितना था, इतना था, और उनमें टाइम इंटरवल कितना है, 0 है। तो जब हम बात करेंगे T2 डैश माइनस T1 डैश की, तो कितना हो जाएगा, गामा मतलब 1 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। और आगे अब देखो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये आपके पास में कितना है, आपको दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई विद 10⁻9। सोल्व करते हैं इसको एक बार फटाफट से। देखो आपके पास इसने v दिया हुआ है, v कितना है, 0.8 c, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम जो मूव कर रही है आपकी, है ना। तो यहाँ पर T2 डैश माइनस का T1 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन अंडरवुड 1 अपॉन 1 माइनस 0.64 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और v कितना है 0.8 अपॉन सी बचेगा, सी मतलब 3 10⁻8, और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई विथ 10⁻9। नाउ सिंपली सॉल्व इट, कितना सोल्व करते हो आप, कितना आता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडरवुड 0.36, और ये कटेगा 3 बार, और ये बच जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि यहाँ पे 8 पावर बच जाएगी लाइक। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.6 36, कितना हो जाएगा 36 मतलब 6 छंग 36, ओके। 1 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई विद द 8, रफली इसको सोल्व करो, कितना आता है 8 मल्टीप्लाई विद द 3 मल्टीप्लाई विद द 3, ओके।
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.2, ठीक है। और ये जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 सेकेंड। ओके, तो ये आंसर आएगा 40 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 40 सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये तो सिंपल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। यही अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था 2012 में ही आया था ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 2012 का ही है अभी जो हम लोग करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो ना क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये भी जून 2012 का ही है ना। व्हाट इज प्रॉपर टाइम इंटरवल, व्हाट इज प्रॉपर, सो यहां पर देखना व्हाट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल, proper time interval between the occurrence of two events, between the occurrence of two events if in one inertial frame, if in a one inertial frame events are separated by events are separated by 7.5 मल्टीप्लाई विद 10 to the power 8 मीटर। मतलब आपको किसी भी इनर्शियल फ्रेम में, चाहे आप उसको शायद चाहो तो क्या बोलते हैं स्टेबल फ्रेम मान सकते हो, मतलब स्टेबल फ्रेम में दो इवेंट सेपरेट किए हुए मीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब आपको उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस दी हुई है एंड अकर 6.5 सेकेंड अपार्ट, ठीक है ना। इसका मतलब आपको स्टेबल फ्रेम में दो इवेंट्स के बीच में गैप दिया हुआ है ना, और उनके बीच का टाइम इंटरवल भी आपको गिवन है ना। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रॉपर टाइम इंटरवल, मतलब कि किसी दूसरी इनर्शियल फ्रेम में आपको निकालना है, कि दूसरी इनर्शियल फ्रेम में आपको निकालना है। मान लीजिए एस डेज फ्रेम में आपको निकालना है ना, एस डेज फ्रेम में आपको टाइम इंटरवल निकालना है। प्रॉपर टाइम का मतलब ये होता है कि एस डेज फ्रेम में आपको बात करनी है, क्योंकि एस डेज फ्रेम में जो होता है ना वो प्रॉपर टाइम निकलता है, और एस फ्रेम में जो होता है ना वो एक्चुअली में रिटार्डेड टाइम निकलता है, टाइम डिले टाइम निकलता है, सॉरी डिले टाइम बोल सकते हो आप उसको। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे जाके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन से भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं वैसे। तो वहां पर देखो जब बात करेंगे ना तो प्रॉपर टाइम जो होता है ना वो मूविंग फ्रेम में निकलता है, क्योंकि एक्चुअल जो घटना होती है ना, जहां पर एक्चुअल घटना जहां पर होती है, जैसे मान लीजिए आकाश में कोई घटना हो रही है, तो आकाश में जो घटना घटित हो रही है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाता है, तो वहां पर एक्चुअल टाइम होता है। और हम लोग जो लेबोरेटरी में बैठ के मेजरमेंट लेते हैं वो मेजरमेंट कुछ अलग होता है, वो प्रॉपर टाइम से कुछ अलग मेजरमेंट होता है, वो डिले टाइम कहलाता है जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं टाइम डायलेशन, ठीक है ना। तो वो घटना जो होती है वो प्रॉपर टाइम एस डेश में मिलता है, और हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं वो क्या बोलते हैं वो डिले टाइम में होता है। ये आपका जो टाइम वो आपने मेजर दिया है और आपसे प्रॉपर टाइम पूछा हुआ है, इसका मतलब उसने एक्चुअल टाइम पूछा हुआ है। तो एक्चुअल टाइम पूछा हुआ है तो आप लोग समझ जाना कि प्रॉपर टाइम अगर पूछा हुआ है तो उसने वो टाइम एस डेश फ्रेम के अंदर पूछा हुआ है ना। तो इसके ऑप्शंस जो होंगे ना वो क्या होंगे, देखो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको निकालना है 6.50 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका रहेगा 6.00 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जो है
वो आपका है यहाँ पे 5.75 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है यहाँ पे 5.00 सेकेंड, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में आपको मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, टाइम इंटरवल जो टाइम डिफरेंस आपका आया है, आप पहले वो देख लो, टाइम डिफरेंस v बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस अपॉन ये अपॉन, अब ये मैंने आपको बोला प्रॉपर टाइम आपको निकालना है, मतलब एस डैश फ्रेम में आपको टाइम निकालना है। तो जो भी आपको गिवन है, ये आपको जो गिवन है ये एस फ्रेम में गिवन है, ये भी आपको एस फ्रेम में गिवन है। इसका मतलब एस फ्रेम में कितना गिवन है आपका, 7.5 मल्टीप्लाई विथ 10 to the पावर, और ये 8 आपको गिवन है, और ये कितना गिवन, डेल्टा टी यहाँ पर गिवन है 6.5 सेकेंड आपको गिवन है। इसको आप सोल्व करें फटाफट से, तो ये आपको निकल जाएगा 15/13 और 10 to the पावर 8। ये अप्रोक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी है ना, तो इसको हम लोग मान सकते हैं लाइट वेलोसिटी अप्रोक्स। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग, तो आगे देखो आपको निकालना है प्रॉपर टाइम, मतलब डेल्टा टी डेज आपको निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा डेल्टा टी माइनस का वी डेल्टा एक्स अपॉन और सी स्क्वायर। ओके, ये आपके पास अवेलेबल होगा। नाउ गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब v तो आप लोगों ने पहले ही निकाल लिया है ना, v आप लोगों ने ऊपर निकाल लिया, और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा t माइनस का v डेल्टा x अपॉन सी स्क्वायर। अब आपको डेल्टा x दिया हुआ है, डेल्टा t दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो आपको प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालना है यहाँ पे, तो 1 अपॉन, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और टाइम आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी में कभी कभी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो 5 नंबर कंटेंट करता है। तो अगर आपको 5 नंबर देगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा लेंथी काम करवाएगा भी, सही है ना। अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट, 3 मल्टीप्लाई विद 10 to the power 8 आपको यहाँ पुट करना है। यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है 6.5 माइनस का 15/13, और मल्टीप्लाई विथ वेलोसिटी कितना है, इतना है 7.5, आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है, 10 to the power 8 आपको यहाँ पर गिवन है, तो ये 16 हो जाएगा हमारे पास, अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई विथ 10 to the power 8 का और स्क्वायर। आप जब इसको सोल्व करेंगे ना, अब कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, पर आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको। सेक्शन सी का सवाल है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, मैं आपको सीधा ही आंसर दिखाता हूं, इसका आंसर आएगा 6 सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 6 सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा डी डैश यहाँ पर सी स्क्वायर वही है, 3 मल्टीप्लाई विथ 10 to the power 8 का होल स्क्वायर है ना, तो ये आपके पास में प्रॉपर टाइम आएगा। दिस इज योर आंसर, जो कि आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये आपके पास में आए थे जून के अंदर, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जून के अंदर आए थे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। रिलेटिविस्टिक का जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गिवन था। अब जो क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा। ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का था, अब हमारे पास लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का रहेगा ये, ठीक है। ये था जून 2015 से, ये क्वेश्चन है जून 2015 का क्वेश्चन है ये। कंसीडर 3 इनर्शियल फ्रेम्स, कंसीडर 3 inertial frames A, B and C. The frame B moves with velocity c/2. The frame B moves with velocity c/2
with respect to A, with respect to A, and C moves with, and C moves with C by 10 with respect to B in the same direction, in the same direction. The velocity of C as measured in A, the velocity of C as मेजर्ड ए, अगर हम लोग ए से देखते हैं तो क्या वेलोसिटी होती है, देखो अब इसके ऑप्शंस में लिख दूं फिर आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो है 4c/7, ऑप्शन नंबर बी है वो है 3c/7, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है c/7, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपके पास में अंडररूट 3c/7। सो दीज आर द ऑप्शंस। तो आपके पास इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो। पहले आप लोग प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम बोल क्या रही है आपकी, है ना। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर एक इनर्शियल फ्रेम ए है, मतलब यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है इस फ्रेम के अंदर, ये दूसरा फ्रेम बी है, ये दूसरा इंसान खड़ा हुआ है, ये तीसरा फ्रेम सी है, ये तीसरा इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो फ्रेम बी है ना, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है c/2 से। ओके, अब ये c/2 से कब मूव कर रहा है, जब ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। ऑब्जर्वर नंबर ए, ये देखा ना, बी मूव्स विद वेलोसिटी c/2 विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि यहाँ जो खड़ा हुआ इंसान है वो ये देख रहा है कि ये c/2 से मूव कर रहा है, ठीक है ना। c मूव्स वेलोसिटी c/10, ये मूव कर रहा है c/10 से, पर किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ जो इंसान खड़ा हुआ है ये इंसान इस वेलोसिटी को देख रहा है c/10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो फ्रेम सी है इसको ए ऑब्जर्वर कैसे देखेगा, ऑब्जर्वर सी है वो ए सी को ए कैसे देखेगा। इसका मतलब ये है कि आपको सी का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सी का वेलोसिटी निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे मान लेता हूं कि आपका जो सी है वो हमारे पास है मूविंग फ्रेम, है ना। आपका जो सी है, सॉरी आपका जो सी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है जिसका आपको वेलोसिटी निकालना है। हमें सी का वेलोसिटी निकालना है, तो सी को मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पार्टिकल नाम देता हूँ, मैं इसको पार्टिकल नाम देता हूँ बिकॉज मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। और इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है आपको निकालना है, और आपको ये पता है, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये बी मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो मैं इसको मूविंग फ्रेम नाम देता हूँ। इसका वेलोसिटी मुझे पता है ना, इसका वेलोसिटी मुझे पता है कितना है, c/10 है, पार्टिकल सी का वेलोसिटी c/10 है, बट किसके रेस्पेक्ट में है, ये है b के रेस्पेक्ट में, है ना। तो पार्टिकल का वेलोसिटी मुझे पता है, बट किसके रेस्पेक्ट में पता है, b के रेस्पेक्ट में पता है, और b यहाँ पर एक मूविंग फ्रेम की तरह बिहेव कर रहा है। आपको लग ही रहा होगा b यहाँ पर मूविंग फ्रेम की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये एक मूविंग फ्रेम है। आपको कहीं भी पूरे क्वेश्चन में क्या ए का वेलोसिटी गिवन है, नहीं गिवन है, यहाँ पर ए का वेलोसिटी नहीं गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर जो ए है वो एक तरह से आप लोग इसको स्टेबल मान सकते हो, स्टेशनरी मान सकते हो, या फिर इसको हम लोग एस फ्रेम मान सकते हैं यहाँ पे, ना। ओके, अब आपको यहाँ पर पार्टिकल सी का वेलोसिटी गिवन है, और पार्टिकल सी का वेलोसिटी c/10 है, किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, बी के रेस्पेक्ट में, जो खुद मूविंग है ना, जो खुद मूविंग है। इसलिए हम ये बात मान सकते हैं कि हमें c का वेलोसिटी पता है मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, दैट इज यू हैव टू गिवन ux डैश लाइक c/10, और किसके रेस्पेक्ट में पता है, b के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपका b जो है वो एक मूविंग फ्रेम मान सकते हो। मूविंग फ्रेम का मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं एस डैश फ्रेम, ये एक मूविंग फ्रेम है, ठीक है। चलिए इतना काम आपको समझ में आ गया। अब आपको मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी पता होना चाहिए, दैट इज v पता होना चाहिए, वो आपको गिवन है c/10, c/2 आपको गिवन है। तो ये बात हमें पता है कि c/2 a के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो ये बात भी हमें पता है
कि अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो यहाँ खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जो है ना, इसको ये वी वेलोसिटी देख रहा है, तो हमें यूएक्स का फॉर्मूला पता है। यूएक्स बराबर क्या होता है, यूएक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तो बस इतना ही समझना है आपको कि पार्टिकल कौन है, मूविंग फ्रेम कौन है, स्टेबल फ्रेम कौन है, किसका वेलोसिटी निकालना, किसके रेस्पेक्ट में निकालना, बस इतनी सी बात। तो आपको ये पता है यूएक्स कहलाता है, यूएक्स इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, यूएक्स डेज इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, v is the velocity of the moving frame with respect to stable frame। ठीक है ना, यहाँ लिखता हूं मैं, ux is the velocity of the particle with respect to s frame। s frame का मतलब stable frame। ux dash is the velocity of the particle with respect to s dash frame। s dash frame का मतलब moving frame। v is equal to velocity of the s dash frame मतलब कि moving frame with respect to s frame। तो इतना काम आपको करना है ना, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस आपके पास में फॉर्मूले हैं, तो आप लोग क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। यूएक्स डेश का वैल्यू गिवन है c/10 आपको रख देना है, v का वैल्यू आपको गिवन है c/2 आपको मिल गया अपॉन 1 माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर लाइक दिस, तो ये कितना जाएगा 1/20, आप इसको बोल सकते हो 1/20 हो जाएगा। सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 4c/7। So your answer will be option number A, that is 4c/7। ठीक है, ये आपके पास आंसर है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको समझने की देरी है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है और क्या क्या है, बाकी तो इतना कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो जून 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का ये, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जून 2016 में आया था। ठीक है, let xt and x dash t dash, let xt मतलब स्टेबल फ्रेम में दिया हुआ है आपको, एंड x dash t dash मतलब कि मूविंग फ्रेम में आपको गिवन है, बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम used by the observers, used by the observers, observers o and o dash। ऑब्वियसली बात है, o है s फ्रेम में, o dash है s dash फ्रेम में respectively। Observer o dash moves with velocity, observer o dash moved with velocity v is equal to beta c। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होती है कि s dash frame is moving with v velocity with respect to s frame along their common positive x direction, along positive x direction, और वो कॉमन है s और s dash frame के लिए। ठीक है, if x dash is equal to, if x plus is equal to x plus ct, if x plus is equal to x plus ct like this, and x minus is equal to x minus ct are the linear combination, are the linear combination of the coordinates of the coordinates, the Lorentz transformation, the Lorentz transformation
रिलेटिंग ओ एंड ओ डैश, रिलेटिंग ओ एंड ओ डैश। आपको सिंपल क्या निकालना है, दो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन ही निकालना है आपको, इसमें ज्यादा कुछ निकालना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो रहेगा आपका x प्लस डैश। सिंपल आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल आपको कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में। x माइनस बीटा एक्स प्लस अपॉन अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड x माइनस इज इक्वल टू x माइनस माइनस बीटा x प्लस अपॉन बीटा x माइनस अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो आपको गिवन है वो है x प्लस डैश इज इक्वल टू अंडर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा x प्लस एंड x माइनस डैश इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और x माइनस, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है x प्लस डैश इज इक्वल टू x प्लस माइनस बीटा x अपॉन अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड x माइनस डैश इज इक्वल टू अंडर सॉरी ये आपको गिवन है x माइनस माइनस का बीटा और x प्लस अपॉन अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ओके चलिए, और ऑप्शन नंबर लास्ट डी भी आपको गिवन है x प्लस डैश इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा x प्लस एंड x माइनस डैश इज इक्वल टू अंडर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और x माइनस। चलिए बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, आपको केवल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता है तो सिंपल उसके बाद में कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं करते क्या करना है। देखिए आपको एक चीज गिवन है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होता है वैसे भी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं एक्स डैश बराबर क्या होता है, गामा एक्स माइनस वी टी होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज गिवन है, एक्स प्लस गिवन है, आपको एक्स प्लस कितना गिवन है आपको इसमें, एक्स प्लस सी टी है। ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं, अगर मुझे x प्लस डैश करना है, सपोज x प्लस डैश करना है तो कितना हो जाएगा, वो x डैश प्लस सी टी डैश, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि यहाँ पर टी डैश की वैल्यू कितनी होती है, टी डैश बराबर कितना होता है, गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और x, इतना आपको पता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से अगर आपको x माइनस गिवन है तो x माइनस कितना होता है, x माइनस का सी टी होता है, तो x माइनस डैश बराबर कितना हो जाएगा, x डैश माइनस का सी टी डैश, है ना। अब सिंपली आप लोग केवल वैल्यूज पुट करें और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर x डैश की और t डैश की वैल्यू पुट करनी है। x प्लस डैश अगर आपको निकालना है तो x प्लस डैश बराबर x डैश है, तो मुझे x डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो क्या होती है, गामा x माइनस वी टी, और प्लस फिर c अवेलेबल है, यहाँ पे c आ गया, डॉट, अब टी डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो टी डैश की वैल्यू कितनी है, गामा t माइनस का वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। नाउ इसको सिंपली सॉल्व करें, यहाँ पे देखो आगे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पर x प्लस डैश कितना हो जाएगा, गामा तो बाहर आ जाएगा, और गामा बाहर आने के बाद में यहाँ पर कितना बच जाएगा, इसको मैं x को बाहर ले लूँ एक बार, यहाँ से मैंने x बाहर ले लिया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ओके x माइनस का मैं एक बार वी टी पूरा लिख देता हूँ, इसको कंप्लीट लिख दो,
एक्स माइनस वी टी और प्लस सी टी माइनस का और वी एक्स अपॉन सी, वी एक्स अपॉन सी है ना, वी एक्स अपॉन सी आप इसको सिंपली कर सकते हो। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम लोग आगे जाके। तो यहाँ गामा तो आप लोगों ने बाहर ले लिया पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका x है, तो दोनों ही तरफ से हम लोग x को बाहर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा x बाहर निकालो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन सी। यहाँ पे आपका t है, यहाँ भी आपका t है, तो इसमें t को बाहर निकालो प्लस t, ये हो जाएगा c माइनस वी। ओके नाउ सिंपली थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा मतलब v अपॉन सी, और क्या बीटा बराबर क्या होता है, v अपॉन सी होता है सिंपली। चलिए इसको थोड़ा और आगे हम सोल्व करेंगे। देखिए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग जब देखेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1 अपॉन अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये हमारे पास x अवेलेबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से c को बाहर निकाल लेता हूँ। अगर मैं c को t के पास ले जाऊंगा तो बच जाएगा 1 माइनस वी अपॉन सी, बच जाएगा यहाँ भी। तो ये 1 माइनस वी अपॉन सी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस सी टी हो जाएगा नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं। ओके तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए थोड़ा इसको सोल्व करते हैं हम लोग, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा हो जाएगा। तो थोड़ा और सोल्व करो, तो 1 अपॉन अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का, और ये सिंपली बीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा x प्लस सी टी, ठीक है। और इसको हम लोग जब करेंगे तो 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा है ना, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा है ना। तो 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा करते ही यहाँ कितना बच जाएगा, 1 माइनस बीटा हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस बीटा। बिकॉज यहाँ 1 पावर है, यहाँ पर हाफ पावर थी, तो 1 माइनस बीटा की से कट जाएगा। x प्लस सी टी को हम लोग सिंपली x प्लस बोल सकते हैं ना, x प्लस सी टी को सिंपली x प्लस बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये x प्लस हो जाएगा। सो सिंपली हमारे पास x प्लस डैश को हम लोगों ने सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद कितना मिल गया हमारे पास, 1 माइनस बीटा अपॉन, अब ये ऑप्शन नंबर चेक कर लो कौन सा है, x प्लस डैश बराबर अंडर 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा x प्लस। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, देखो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, और ऊपर देख लो कहीं पे आ रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर सी में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी है। चलो सो आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। बट फिर भी जैसे कि मेरा उद्देश्य है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाना है, तो वो भी मैं करवा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। x माइनस डैश बराबर क्या हो जाएगा, x डैश माइनस का सी टी डैश, तो ये कितना हो जाएगा गामा, और x माइनस वी टी माइनस का c गामा, और 1 माइनस सॉरी t माइनस पी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो आप लोग जैसे मैंने ऊपर सोल्व किया ठीक वैसे ही सोल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो गामा, और ये हो जाएगा x 1 माइनस वी अपॉन सी माइनस का t c माइनस v, और वैसे ही आपको सोल्व करना है। गामा की वैल्यू कुछ करनी है, अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस सी टी 1 माइनस वी अपॉन सी, और ये 1 अपॉन अंडर 1 प्लस बीटा और 1 माइनस बीटा, और ये है x माइनस, और ये है 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा से 1 माइनस बीटा कैंसिल हो ही जाएगा आपका नॉर्मली, और ये थोड़ा सा आपको सोल्व करना है x माइनस वी टी। तो x माइनस 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 प्लस, आई एम सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, आई एम सॉरी यहाँ भी प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा।
तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस होने का कितना जाएगा, x माइनस डी बराबर हो जाएगा अंडररूट 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और ये x माइनस, दिस इज योर आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सॉल्व करना है, बड़ा इजी काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो ये आया था जून 2017 में, जून 2017 का एक क्वेश्चन है। एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, एन inertial observer sees two events, E1 and E2, happening at the same location, but 6 microsecond apart in time. Another observer moving with a constant velocity v, with respect to first one। ऑब्वियसली बात है, पहले वाले के रेस्पेक्ट में मूव करेगा, with respect to first one, जो पहला वाला उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है ये। sees the same event, मतलब जो मूविंग फ्रेम है वहां से अगर आप देख रहे हो तो वो जो इवेंट है वो कितना है, 9 माइक्रोसेकंड अपार्ट, वो है 9 माइक्रोसेकंड। उनमें टाइम इंटरवल कितना है, 9 माइक्रोसेकंड है, 9 माइक्रोसेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे। द स्पेशियल डिस्टेंस, मतलब आपको स्पेस का निकालना है, स्पेशियल मतलब आपको x डिस्टेंस निकालना है। द स्पेशियल डिस्टेंस between the events as measured by the second observer, ओके, इज अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है, वो अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं वैसे तो। ऑप्शन नंबर जो ए आपको गिवन है वो ऑप्शन नंबर ए है 300 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 2700 मीटर। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। जब सोल्व करते हैं हम लोग, देखिए आपको यहाँ पर जो गिवन है आप समझना है इस चीज को, दैट इज अब आपके जो ऑब्जर्वर है, अगर आप इसको मूविंग फ्रेम में देखते हैं तो इसने आपको जो डिस्टेंस दी हुई है वो मूविंग फ्रेम में आपको देखनी है। मूविंग फ्रेम में अगर आप देखते हो, मूविंग फ्रेम में आपको निकालना है बाय द सेकंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर आपका जो, याद रखना, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो उसका जो पोजीशन है वो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो डेल्टा एक्स डैश जो है वो 0 है, मतलब वो सेम है। इसका मतलब ये
x2 डैश माइनस का x1 डैश बराबर 0 है। ओके, उसने क्या दिया हुआ है वापस देखना, टू इवेंट है E1 एंड E2 हैपनिंग एट द सेम लोकेशन, उसने दिया हुआ है ना हैपनिंग एट द सेम लोकेशन। सेम लोकेशन का मतलब ये है कि उनमें x का वैल्यू जो उसका स्पेशल डिस्टेंस है वो सेम है, तो x2 डैश माइनस का x1 डैश जो है वो सेम है, बट 6 माइक्रोसेकंड अपार्ट इन द टाइम। और उसी फ्रेम में अगर हम देखते तो उसका टाइम इंटरवल 6 माइक्रोसेकंड है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर डेल्टा टी डैश गिवन है, दैट इज का t2 डैश माइनस का t1 डैश आपको गिवन है, और वो कितना है हमारे पास 6 माइक्रोसेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है इसमें, और फिर लिखा हुआ है अनदर ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, दूसरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और पहले के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, सीज द सेम इवेंट। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक ऑब्जर्वर है एस डैश, ये जब मूव कर रहा है तो उसमें वो सीज कर रहा है उस इवेंट को, और वो 9 माइक्रोसेकंड अपार्ट है। तो हमारे पास इसको हम लोग ये जब मानेंगे तो देखो यहाँ पर उल्टा मान लिया, देखो सेकंड इवेंट में आपको लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग मानेंगे एस फ्रेम के अंदर, है ना, तो ये एस फ्रेम में मानो। मूविंग फ्रेम में आपको 9 सेकंड दिया हुआ है ना, ये एस फ्रेम में हम लोग देखते हैं, तो ये एस फ्रेम में आपको गिवन है मान लो, तो डैश हटा दो, एस फ्रेम के अंदर तो नॉर्मली होता ही है, ठीक है। और अनदर फ्रेम मूविंग, तो एस डैश फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो वो इवेंट का टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है t2 डैश माइनस का t1 डैश, आपको कितना गिवन है यहाँ पे, ये भी आपको गिवन है लाइक 9 माइक्रोसेकंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो पहले आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टी बराबर क्या होता है, गामा डेल्टा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स तो 0 है, ये कितना गिवन है, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। ओके, अब ये जितनी भी वैल्यू से पुट करके देख लो आप लोग फटाफट, डेल्टा टी डैश की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 6 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर में बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से v बराबर स्क्वायर करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, अंडर 5/3c, अंडर 5/3c ये लिखा हुआ है, अंडर 5/3c। ये आपको सोल्व करने के बाद में v का वेलोसिटी v आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी v। नाउ आपको डिस्टेंस निकालना है वैसे तो ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी आ चुकी है आपकी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द टाइम, है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है, कितनी है, 5/3 मल्टीप्लाई विद सी का मतलब ये आपके पास में। अब यहाँ पे टाइम आपको निकालना है, तो टाइम आप क्या निकालो, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी आपने एस डैश फ्रेम की निकाली है, जो टाइम आप निकालोगे उस इवेंट को अकर होने का वो भी एस डैश फ्रेम का ही निकालोगे, दैट इज 9 माइक्रोसेकंड निकालना है। तो 9 माइक्रोसेकंड, माइक्रो का मैंने लिख दिया, सॉल्व कर लो इसको, 3 से 3 कट जाएगा, और लाइक दिस कितना हो जाएगा, अंडर 5 मल्टीप्लाई विद द 9, तो अप्रोक्सीमेटली अंडर 5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 2 पॉइंट समथिंग का 9 से मल्टीप्लाई करो तो 20 समथिंग कुछ हो जाएगा, तो 20 समथिंग कुछ होगा, एग्जैक्ट इसका वैल्यू 20.12 अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समथिंग 20 के अराउंड अगर ये होता है तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 2000 मीटर, तो इसका आंसर क्या होगा 200 मीटर हो जाएगा, है ना। बस आपको ये समझना था कि एन इनर्शियल फ्रेम मतलब स्टेबल फ्रेम, सपोज इनर्शियल स्टेबल फ्रेम, उसमें सेम लोकेशन पे दिया हुआ है, मतलब स्टेशनरी फ्रेम में डिस्टेंस का डिफरेंस सेम है, बट टाइम आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो ये स्टेबल फ्रेम में दिया हुआ है, और एक और ऑब्जर्वर है जो पहले वाले के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, मतलब मूविंग फ्रेम है, और वो उसी इवेंट को देखता है 9 माइक्रोसेकंड में, मतलब कि वहां पर डेल्टा डी डैश आपको दिया हुआ है। बस तो आपको स्पेशल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू इवेंट्स एज मेजर्ड बाय द सेकंड ऑब्जर्वर, मतलब कि दूसरा ऑब्जर्वर जब उसको देख रहा है तो दूसरे ऑब्जर्वर आपको डेल्टा एक्स निकालना है। सिंपल सी बात ये है कि आपको दूसरे ऑब्जर्वर में डेल्टा एक्स आपको निकालना है, तो दूसरे ऑब्जर्वर की स्पीड मल्टीप्लाई विद दूसरे ऑब्जर्वर में टाइम इंटरवल, बस मतलब मूविंग फ्रेम के अंदर आपको देखना था, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
ठीक है।